हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आप सबका विवेक रंजन। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं लाइव स्मिथ के इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि पावर्ड है बाबू चाणक्य क्लासेज के द्वारा। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपने क्लास 10th के ज्योग्राफी सेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था पिछले सेशन में। उस चैप्टर का नाम है बाबू एग्रीकल्चर। हम अभी एग्रीकल्चर चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने इसके प्रीवियस 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं, 2 सेशंस कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर में हमने इस चैप्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बातें की हुई थी। तो आज हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये सेशन जो होगा इस चैप्टर का लास्ट सेशन रहने वाला है, जिसके अंदर में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो बाबू, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को एग्रीकल्चर का डेफिनिशन, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, और उसके साथ साथ इंडिया के अंदर में प्रैक्टिस की जाने वाली क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है, और उन डिफरेंट डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स के अंदर उगाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स की बातें हमने कर ली हुई थी। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि एक पर्टिकुलर क्रॉप को उगाने का भारत के अंदर में क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन रहता है। इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद हम लोग एक कंक्लूसिव इवेंट पे पहुंचते हैं। वो ये है कि जब आप इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को, ठीक है, माइन्यूटली वॉच करते हो, तो आप देखोगे कि भारत के एग्रीकल्चरल सिस्टम में कुछ शुरुआत से ही कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं, ठीक है, जिसके चलते आप देखोगे कि एक मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी कंट्री का एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी हमारा एग्रीकल्चर उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है हमारी जीडीपी को, हमारी इकोनॉमी को, जितना इससे एक्सपेक्टेशंस है। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखेंगे कि हमारी एग्रीकल्चर के अंदर में कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत थी, और उन रिफॉर्म्स के रास्ते में हमारी देश की सरकारों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की स्टेप्स लिए, कुछ सुधार करने की कोशिशें की गई, तो जिसका कुछ फायदा हमें देखने को मिला है। लेकिन अभी भी उस स्थिति में हम नहीं पहुंच पाए हैं कि हम अपने इंडिया के एग्रीकल्चर को एक मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्शन कह लीजिए या फिर सेक्टर कह लीजिए, नहीं मान सकते। लेकिन फिर भी हमने जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को हमें इस सेशन के अंदर में समझना है। यानी हमारी देश की सरकारों ने, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर में क्या क्या रिफॉर्म करने की कोशिश की, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, वही आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। यानी आज हम अपने इस क्लास में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, हम बेसिकली अगर बात करें कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म किए गए, तो उन रिफॉर्म्स को हम बेसिकली 2 भाग में बांट करके पढ़ सकते हैं, एक टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स और दूसरा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए हैं, इनको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। बिफोर दैट हम एक चीज देखते हैं कि हमारे देश के अंदर में एक जबरदस्त रेवोल्यूशन चला था, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। किस रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये रेवोल्यूशन जो था वो हमारे देश के अंदर में क्रॉप्स की यील्डिंग को बढ़ाने के लिए किया गया था, और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे, कुछ एम सेट किए गए थे, और ये हमने प्रयास किया हुआ था उस रेवोल्यूशन के माध्यम से हमारे देश ने कि हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इनहांस करने का काम करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करेंगे। तो अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत देखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया हुआ था, और इसमें बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव के रूप में यह रखा गया था कि वी हैव टू इंप्रूव द क्वांटिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। यानी हमें क्रॉप यील्डिंग की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हमने ये रेवोल्यूशन किया हुआ था, ठीक है। तो वही बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इंप्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर लाइफ। यानी हमारे ये ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर में जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए, उसमें यह डिसाइड किया गया कि हम अपने एग्रीकल्चर के अंदर में कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, कुछ स्ट्रेटजीज बनाएंगे, और उन स्ट्रेटजीज के जरिए हम अपने देश के प्रोडक्शन के
क्वालिटी को, क्वांटिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इस रेवोल्यूशन के अंदर, हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर में जो भी इंप्लीमेंट्स लगाने की बात की गई, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए गए, उसमें कुछ चीजों के यूज पे काफी ज्यादा जोर देने की बात की गई थी। तो वो चीजें कौन सी है वही हमें देखना है। यानी हमने इस रेवोल्यूशन के अंदर में देखा कि क्योंकि हम जानते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने के लिए एक बेहतर क्वालिटी का इरिगेशन सिस्टम का डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम अपने इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल्स और पंप्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, ताकि जितना जरूरत है एक पर्टिकुलर क्रॉप को अपने इंटायर टेन्योर में, उसको एक फिक्स और जरूरी क्वांटिटी का इरिगेशन प्रोवाइड कराया जा सके, जो कि जनरली पहले के टाइम पे जब एग्रीकल्चर हमारा बहुत ज्यादा फिसड्डी हुआ करता था, तो उस समय जनरली हम लोग नदी नालों का इस्तेमाल करके अपने खेतों को पानी पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन इस संदर्भ में उतना ज्यादा पानी हम खेतों में नहीं पहुंचा पाते थे जितनी की जरूरत होती थी। तो ऐसी परिस्थिति में यह जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल्स और पंप सेट जो होते हैं उनका इस्तेमाल पे जोर दिया जाएगा, ताकि जितनी जरूरत है खेतों में पानी को, उतना पानी पहुंचाया जा सके और इरिगेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके। आप फिगर के अंदर में भी देख सकते हैं, ये आपको काफी अच्छे तरीके से इरिगेट किया हुआ खेत दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें फसल उगाना थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। आगे देखेंगे डिफरेंट मशीनों का इस्तेमाल, जैसे कि ट्रैक्टर्स, ट्रक, ट्रॉलीज, इन सब चीजों का इस्तेमाल करना, ताकि जो भी जरूरतें एक फसल को उगते समय, ग्रो करते समय हो, उनको आसानी से कंप्लीट किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो इसके लिए ट्रैक्टर, ट्रक, ट्रॉलीज का इस्तेमाल पे जोर दिया गया। टीलर्स का इस्तेमाल, थ्रेसर्स का इस्तेमाल, हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल करने पे जोर दिया गया, ताकि जितनी ज्यादा मात्रा में हम फसल को उगाएंगे, जितना ज्यादा ग्रोथ बढ़ेगा, तो इन सब मशीनों की जरूरत पड़ेगी, ताकि जल्दी जल्दी से हम उनको क्या कर सके, हार्वेस्ट कर सकें, थ्रेस कर सके, ताकि अनाज को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में और जल्दी से जल्दी हम अपने घरों तक पहुंचा सकें। ठीक, फसलों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक नई वेराइटी का सीड्स का इस्तेमाल पे जोर दिया गया, जो कि वेराइटी है HYV सीड्स। HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, ठीक है, यानी वैसी सीड्स जिसमें हाई यील्डिंग कैपेबिलिटीज हो, यानी उन सीड्स को जब खेतों के अंदर में डाला जाए तो वो काफी ज्यादा मात्रा में क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें, ठीक, उनकी क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा निकले। इसके लिए HYV सीड्स पे जोर दिया गया। फर्टिलाइजर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा, ताकि हम अपने खेतों में जो फसलें लग रही हैं, जो फसलें पक रही हैं, तैयार हो रही हैं, उनको बेहतर तरीके से उनका ग्रोथ हो और उनके जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स के अंदर में काफी ज्यादा मौजूद होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जनरली डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो फर्टिलाइजर्स के यूज पे हमने जोर दिया। न्यू मीन्स ऑफ इरिगेशन के नए नए साधन, तरीके, जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम, ठीक है, ताकि इरिगेशन सिस्टम को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाया जा सके। यानी जहां पे एक्चुअल नीड है पौधों को, क्रॉप्स को, वहां पे पानी पहुंचाया जा सके। तो इस तरह से इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया। पेस्टिसाइड्स के छिड़काव पे, इंसेक्टिसाइड्स के छिड़काव पे भी ध्यान दिया गया, ताकि फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सके। कई बार हम देखते हैं कि जब खेतों में फसल तैयार हो रहे होते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं, जो फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनका बेहतर तरीके से निपटारा किया जाए, ताकि फसल बर्बाद होने से बचे। तो इसके लिए हमने पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के छिड़काव पे ध्यान देना शुरू किया। यानी ये तमाम इंप्लीमेंट्स बस इसलिए कि हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में डिफरेंट मशीनों का इस्तेमाल, ताकि काफी इंपैक्टफुल तरीके से खेती की जा सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है बाबू। और इस भारी भरकम जनसंख्या को सेटिस्फाई करने के लिए आपका एक इंपैक्टफुल एग्रीकल्चर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि क्रॉप्स का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके।
तो ये सारी की सारी कोशिशें बस इसलिए की गई हैं ताकि हम अपने क्रॉप प्रोडक्शन की क्वांटिटी को बढ़ा सकें। ठीक है, तो आपने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर में किन चीजों को बढ़ावा दिया गया, क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे खेतों में और ज्यादा क्या रिफॉर्म करने की कोशिश हमारे देश की सरकार ने की है। तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म के अंदर में हम देखेंगे कि कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को भी बढ़ावा देने की बात हमारी सरकार करती है। कुछ इंस्टीट्यूशंस के जरिए खेतों में और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के अंदर में सुधार लाने की कोशिश हमारी सरकार ने की। उसमें सबसे पहला आता था लैंड रिफॉर्म का बात। यानी देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ है ना, तो आजादी के समय अंग्रेजों ने जिस तरह से उनको मन किया था उस तरह से वो हमारे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके हमारे देश से चले गए थे। अब हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम पहले अपने लिए एक इंपैक्टफुल लैंड रिफॉर्म सिस्टम को इंप्लीमेंट करें, लैंड को अच्छे तरीके से, ठीक है, कंसोलिडेट करें, ताकि किसानों के पास उतनी एनफ क्वांटिटी की लैंड मौजूद हो कि वो अपनी खेती को इंपैक्टफुल तरीके से कर सकें और ज्यादा से ज्यादा यील्डिंग कर सकें। तो इसके लिए हमारे देश की सरकार ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोसेस को अपनाया। आप देखोगे कलेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है सामूहिकरण। यानी जब खेत या फिर लैंड जब छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए हो तो उनको जनरली सरकार क्या करती है कि कलेक्टिव करने की कोशिश करती है, यानी सारे जमीनों को एक साथ ला करके मिला देना और उसका एक जगह एक मालिक फिक्स कर देना और उन छोटे छोटे खेतों के मदद से एक बड़ा सा प्लॉट डेवलप कर देना ताकि बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर को किया जा सके। इसी प्रोसेस को हम लोग कलेक्टिवाइजेशन कहते हैं। आप कलेक्टिवाइजेशन प्रोसेस का सबसे पहला ट्रेस रशियन रेवोल्यूशन में देख सकते हो। जब रशिया के अंदर में रेवोल्यूशन हो रहा था, सोशलिज्म के प्रैक्टिस को इनबिल्ट किया जा रहा था, तो उस समय कलेक्टिवाइजेशन सबसे पहले स्टालिन ने शुरू की हुई थी। स्टालिन जो लेनिन का उत्तराधिकारी था, लेनिन के बाद जो बोल्शेविक नेता था स्टालिन, उसी ने ये कलेक्टिवाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत सबसे पहले की हुई थी। तो हमारे देश की सरकार ने भी इस प्रोसेस को अपनाया कि खेतों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर खेती करने के बजाय अगर उसको सामूहिक कर दिया जाए, कलेक्टिव कर दिया जाए और फिर खेती किया जाए तो काफी बेहतर तरीके से हम प्रोडक्ट्स पैदा कर सकते हैं। फिर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, यानी एक मालिकाना हक प्रदान करना किसानों को, यानी किसानों के अंदर में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इतने इंपैक्टफुल तरीके से होना चाहिए कि वो अपनी खेत के मालिक खुद हो सके और वो अपने हिसाब से अपने खेतों में अपनी जरूरत के हिसाब से ठीक फसलों को उगा सके। ये कहलाता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। फिर उसके बाद देखेंगे कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम को खत्म करना, ताकि पहले जनरली हम लोग देखते थे अंग्रेजों के टाइम पे जमींदारी सिस्टम हुआ करती थी। एक जमींदार के पास बहुत ज्यादा जमीनें होती थी और कुछ किसान ऐसे होते थे जो एकदम लैंडलेस हो जाते थे, उनके पास अपनी जमीनें होती ही नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में उनको खेत होते ही नहीं थे तो वो खेती करेंगे कहां से, जिसके चलते उनके परिवार प्रेशर में आ जाते थे, उनके अपनी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। तो ये जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना हमारे देश की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। देश की सरकार का कॉपरेशन, ताकि वो किसानों को थोड़ा सा सपोर्ट कर सके ताकि वो अपने फसलों की खेती ठीक ठाक तरीके से कर सके और अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक, ये सारे के सारी जो चीजें थी, चाहे वो कलेक्टिवाइजेशन हो, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स हो, कॉपरेशन हो, जमींदारी को खत्म करना हो, इन सब चीजों पे हमारी देश की सरकार ने काफी ज्यादा प्रायोरिटी देने का काम किया। ठीक है, और इन चीजों में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने की कोशिश की। ठीक है, खास करके ये प्रक्रियाएं जो चली वो इंडिपेंडेंस के बाद इनकी गति काफी ज्यादा तेज हो गई, जिसके चलते हम इसका फायदा आज के टाइम पे थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे देश की सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस की व्यवस्था की है किसानों के लिए। अब क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है? क्रॉप इंश्योरेंस का मतलब है कि किसानों को थोड़ा सा आर्थिक मदद देने का वादा किया जाएगा कि अगर आप खेती करते हैं, अपना सारा का सारा पैसा, सारा लागत अगर आप फसलों में लगा देते हैं, और चूंकि फसल जो है वो खेतों में लगते हैं और ये अपने पूरे टेन्योर के दौरान नेचर पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो कुछ नेचुरल कैलेमाइटीज भी आती है, जैसे ड्रॉट का आ जाना, फ्लड का आ जाना। तो ऐसी परिस्थितियों में किसानों की फसलें बार बार खराब हो जाती हैं। आप हिस्टोरिकल पीरियड में देखोगे
कि या फिर आज के टाइम पे भी आप देखोगे कि जनरली जो छोटे लेवल के किसान होते हैं ना, वो खेती करने के लिए कहीं से लोन वगैरह लेते हैं, कर्ज लेते हैं और फिर अपने खेतों में फसल उगाने का काम करते हैं। और जब ऐसी कैलेमाइटीज का शिकार वो हो जाती है उनकी खेत, तो उन परिस्थितियों में वो लोन चुका नहीं पाते, जिसके चलते कई बार ऐसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, कई बार ऐसा एग्जाम्पल सामने आता है कि उन किसानों की जमीनें उनसे चली जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस समस्या को खत्म करने के लिए हमारे देश की सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस की व्यवस्था की हुई है कि आप अपने खेतों का इंश्योरेंस करा के रखिए। अगर फ्लड आता है, ड्रॉट की स्थिति पड़ती है, साइक्लोन आता है, आग लग जाता है या बीमारी लग जाती है फसलों में, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार कुछ हेल्प करेगी, कुछ इकोनॉमिक मदद किसानों को देगी ताकि वो फिर अगले सीजन में उस पैसे का इस्तेमाल करके अपने खेतों में फसल लगा सके। तो ये बेहतर रिफॉर्म माना जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण बैंक की स्थापना करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करना, ताकि ये सारे बैंक और सोसाइटीज काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसानों को लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, जिसका इस्तेमाल करके किसान अपना इन्वेस्टमेंट करे फसल उगाने में और उसका फायदा उठा करके वो अपने क्रॉप यील्डिंग प्रोसेस को काफी इंपैक्टफुल बना सके। ठीक, इसमें ये जो जनरली ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लोन देते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू, ठीक है, जनरली गांव में जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे काफी कम होता है। मनी लेंडर्स जो लोन किसानों को देते हैं उस लोन को चुकाते चुकाते किसानों की जमीनें बिक जाती है, कई बार किसाने सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, इतनी ज्यादा परेशानी होती है। तो उसी परेशानी को खत्म करने के लिए ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट हमारी सरकार ने डाला है और इसमें यह व्यवस्था दी गई है किसानों को कि आपको काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सरकार लोन देगी, आप उसका इस्तेमाल करके खेती करोगे और अपनी सहूलियत से, ठीक है, उस लोन को चुकाने का काम करोगे। तो ये जितने भी ये स्टेप हमारे सरकार ने लिया हुआ है, ये सारे के सारे स्टेप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और काफी ज्यादा सराहनीय स्टेप्स हैं। ठीक, आप यहां पे देख सकते हैं ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को डिपिक्ट करता हुआ एक फोटोग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और कौन से सुधार किए गए हैं वो देखेंगे। हमारे देश की सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की, केसीसी के नाम से जिसको जाना जाता है, यानी किसानों को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड का एक फोटो है। इस कार्ड के जरिए किसानों को, ठीक है, जो बैंक्स होते हैं वो बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं या फिर इस कार्ड के अंदर में जनरली सरकार कुछ पैसे किसानों को मदद के रूप में दे देती है उनके अकाउंट्स में सीधे सीधे, ताकि किसान उन पैसों का फायदा उठा करके अपनी एग्रीकल्चर को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। आई बात समझ में। उसके बाद आप देखेंगे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम सरकार ने चलाई है कि अगर किसानों को किसी तरह का एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, उनके फसलों को नुकसान हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में इंश्योरेंस के पैसे उन्हें दिए जाएंगे ताकि उनके परिवार को कुछ आर्थिक मदद दी जा सके। ये सारे के सारे अदर स्कीम्स हैं जो हमारे देश की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है ताकि किसानों को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, उसके बाद हमारी देश की सरकार और भी कुछ कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी बेहतर काम करती है, जैसे कि स्पेशल वेदर बुलेटिन्स को जारी करना और इन बुलेटिन्स में एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स को जारी करना ताकि किसान रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से इन सब प्रोग्रामों को देखें, समझें और उनको अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट कर सकें। मतलब इन प्रोग्राम्स का फायदा उठा करके किसान अपनी खेती को और ज्यादा इंप्रूव तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें तमाम बुलेटिन्स, ठीक है, हमारे रेडियो और टेलीविजन पे दिखाए जाते हैं किसानों को ताकि उनको समझाया जा सके कि वो किन चीजों का उपयोग करके और ज्यादा बेहतर तरीके से अपने एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ठीक, गवर्नमेंट जो है, हमारे देश की जो सरकार है, वो एमएसपी जारी करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी के नाम से जाना जाता है। एमएसपी का मतलब हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी हमारे देश की सरकार हर बार फसलों के लिए एक मिनिमम प्राइस जारी करती है और उस मिनिमम प्राइस से कम दाम पे कोई भी किसान, ठीक है, अपने फसल को नहीं बेचेगा। यानी अगर कोई प्रोडक्ट्स किसान अपने खेतों में उत्पादित करते हैं तो उसका दाम सेट कर दिया जाता है और ये एमएसपी जो होता है जनरली, ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है ना, वो जनरली किसानों के, ठीक है, हित में होता है। कैसे?
ये इस तरीके से सेट किया जाता है कि इसमें उस पूरे पीरियड में, खेती करने के पूरे पीरियड में किसान ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उस इस इन्वेस्टमेंट से ये प्राइस हमेशा ज्यादा ही रखा जाता है सरकार के द्वारा, ताकि किसान अपने खेतों में फसल उगाएं, कुछ इन्वेस्टमेंट करें और उस इन्वेस्टमेंट के बाद उन्हें कुछ फायदा हो। ये नहीं कि मान लीजिए कि 500 रुपए का लागत लगा के किसान ने फसल उगाया और सरकार ने सेट कर दिया एमएसपी 400 रुपए, अब तो इस एक्टिविटी में इसको 100 रुपए का लॉस हो रहा है, तो ये किसान कभी भी सरकार को अपना अनाज बेचेगा नहीं बेचेगा। तो एमएसपी इस हिसाब से सेट किया जाता है कि हर बार इसका प्राइस किसानों के खेतों में लगाए गए इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रहे। ठीक है, तो एमएसपी जारी करती है, रिम्यूनरेटिव और प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस जारी करती है कि कितने में फसल को खरीदना है, कितने में कितना एग्जैक्ट प्राइस होना चाहिए जितना में किसान अपने फसलों को बेच करके कुछ फायदा कमा सके। ये सारे के सारी प्राइसेस सरकार हर बार सेट करती है और ये प्राइसेस किसानों को सूट करते हुए प्राइसेस होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ सरकार अपना एक इंपैक्टफुल रोल इसमें भी प्ले करती है कि जो बिचौलिए लोग होते हैं, यानी किसानों और सरकार के बीच में जो बिचौलिए लोग होते हैं, जो जनरली ज्यादा फायदा कमाने का काम करते आए हमारे देश में, अंग्रेजों के टाइम से ही मिडिल मैन जो थे वो किसानों को परेशान करते आए, किसानों से लूटते रहे और साथ ही साथ सरकार को भी थोड़ा बहुत लूटते रहे। तो ऐसी परिस्थिति में मिडिल मैन की जो सहभागिता है उसको कम करने की कोशिश हर बार हमारे देश की सरकार ने की है। तो ये सभी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, ठीक है, जिसको इंप्लीमेंट करके हमारे एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने की कोशिश हमारे देश के सरकार के द्वारा की गई है। ठीक, उसके बाद हमारे देश में कुछ अलग अलग टाइम पे कुछ नेता लोग भी सामने आए जिन्होंने, ठीक है, लैंड रिफॉर्म सिस्टम को इंपैक्टफुल बनाने के लिए कुछ अपनी स्पेशल लड़ाइयां लड़ी, कुछ स्पेशल एक्टिविटीज चलाई। तो वो क्या थी, उसी में से एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी भूदान ग्रामदान, भूदान आंदोलन या ग्रामदान आंदोलन। देखेंगे इसमें क्या व्यवस्था की गई। आप रामचंद्र रेड्डी का नाम सुनते हो, ठीक है, तो रामचंद्र रेड्डी ने अपनी 80 एकड़ जमीन को, ठीक है, 80 एकड़ जमीन को डिस्ट्रीब्यूट करने का, यानी 80 लैंडलेस विलेजर्स को दान देने का वादा किया। हुआ क्या कि एक आंध्र प्रदेश के एक नेता थे, ठीक है, तो ये एक बार एक जगह भाषण दे रहे थे और उस भाषण में इनका अभी ये रैली चल ही रहा था कि एक महिला दौड़ती हुई आई और उसने सीधे ये डिमांड कर दिया कि आप हमें जमीन दे दो, हमारे पास जमीन नहीं है खेती करने का, आई बस समझ में, ताकि हम अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए खेती कर सके। तो इसलिए इन्होंने अपनी 80 एकड़ जमीन को 80 लैंडलेस विलेजर्स के बीच में बांटने का उस समय वादा किया और साथ ही साथ ये भी वादा किया कि हम आगे जाकर के सरकार से इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें आप विनोबा भावे का भी नाम सुनते हो जिन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, आई बात समझ में, इसमें उन्होंने ये प्रोसेस चलाया कि जितने भी जमींदार लोग हैं अपनी जमीनों में से थोड़ा थोड़ा जमीन निकाल करके छोटे और लैंडलेस किसानों को देंगे ताकि उनकी भी जरूरतें पूरी हो सके। तो आप देखेंगे इसी को, यानी जो रामचंद्र रेड्डी ने शुरू किया, इसको भूदान एक्टिविटी के नाम से जाना गया। बहुत सारे लैंड ओनर्स ने अपनी जमीनों के कुछ हिस्सों को अपने मालिकाना हक से निकाल करके छोटे छोटे किसानों को दिया। ठीक है, तो इसके पीछे दो लॉजिक थे। एक ये लॉजिक हो सकता है कि वो किसानों की मदद करना चाहते हो रियलिटी में, और नहीं तो दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता था कि वो अपने डर से भी किसानों को देना चाहते हो लैंड, ताकि उनकी जमीनें सरकार ना आके छीन ले, क्योंकि ये आंदोलन शुरू हो चुका था, लोग हर जगह डिमांड कर रहे थे कि हमें जमीन चाहिए। तो उनको डर था कि सरकार छीन करके किसानों में बांटे, इससे बेहतर है कि थोड़ा सा हम ही अपने से दे देते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि उन्होंने अपने जमीनों को छीने जाने के डर से भी अपनी जमीनें लैंडलेस फार्मर्स को देना शुरू कर दिया। इसी को ग्रामदान कहते हैं। तो भूदान और ग्रामदान ये जो मूवमेंट्स थे ये बेसिकली इसलिए चलाए गए ताकि बेसिकली लैंडलेस फार्मर्स को उनको कुछ जमीनें दी जा सके ताकि वो अपनी खेती को और ज्यादा बेहतर बना सके और अपने परिवार की भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, अब ये भूदान ग्रामदान आंदोलन जो था वो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया। और विनोबा भावे जो थे ना, विनोबा भावे वाज द
फर्स्ट सत्याग्रही रिक्रूटेड बाय महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया हुआ था तो सबसे पहले उन्होंने विनोबा भावे को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था कि मेरा जो सत्याग्रह चलेगा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, उसकी देखरेख ये विनोबा भावे ही करेंगे। तो वहीं विनोबा भावे ने ही महात्मा गांधी के नक्शे कदम पे चल करके अपने इस भूदान आंदोलन को और ग्रामदान आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसको हम लोग ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये विनोबा भावे की तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के लिए एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है देखेंगे। हम जानते हैं कि हमारे देश के लिए एग्रीकल्चर जो है हमेशा से बैकबोन रहा हुआ है, हमारी इकोनॉमी का बैकबोन रहा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा से ही, ठीक है, हमारी जीडीपी को काफी ज्यादा सपोर्ट करते आया हुआ है। ठीक, आई बात समझ में। लेकिन हम देखेंगे कि ये 1951 के बाद यानी हमारी आजादी के बाद, ठीक है, जो जीडीपी में एग्रीकल्चरल सेक्टर का शेयर है खास करके वो कम होता गया। दूसरे सेक्टर्स का ग्राफ बढ़ा है लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर का ग्राफ कम हुआ है। ठीक है, इट्स शेयर इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड टू द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू बी एज हायर 63%। भले ही एग्रीकल्चर का जीडीपी में योगदान कम है, हमारे देश की इकोनॉमी में कि जीडीपी में इसका योगदान भले ही कम रहा हो, लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात आती है तो ये सेक्टर सबसे ऊपर माना जाता है। ठीक है, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत की सरकार जो है, ठीक है, उसने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के बहुत सारे तरीके अपनाए हैं। ठीक, इस फोटो के अंदर में भी हम अपने एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन को देश में समझ सकते हैं। हमारे देश के अंदर में, ठीक है, ये सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है एग्रीकल्चर। उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन का काम करता है यानी डिफरेंट रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करने का काम करता है जो फर्दर इंडस्ट्रीज के अंदर में जाकर के, ठीक, फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में काम आते हैं। उसके बाद नेशनल इनकम को बढ़ावा देता है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ावा देता है। हमारे देश के अंदर में कई बहुत सारी ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनको बाहर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करने का काम करता है इंडस्ट्रीज के लिए। फिर लोगों को, ठीक है, सरप्लस फूड प्रोड्यूस करने का काम करता है। यह सरप्लस फूड हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये सारे के सारे कंट्रीब्यूशन हम अपने एग्रीकल्चर का अपने देश में देख सकते हैं। आगे देखेंगे बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, वेटनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फॉरकास्ट, ठीक है, ये सारी की सारी डिफरेंट स्टेप्स हमारे देश की सरकार के द्वारा लिया गया है। इन सारी संस्थाओं को, ठीक है, एस्टैब्लिश करने की बात की गई है ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर है उस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन और ज्यादा हमारी देश की इकोनॉमी में बढ़ाया जा सके। इनके अलावा भी, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की भी बात की गई है और इसकी जरूरत महसूस की गई है हमारे देश की सरकार के द्वारा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके हम और ज्यादा इंपैक्टफुल तरीके से एग्रीकल्चर को कंप्लीट कर सकते हैं और ऐसी परिस्थिति में ये हमारी इकोनॉमी को और ज्यादा सपोर्ट हमारा एग्रीकल्चर कर सकता है। आप फोटो में भी देख सकते हैं, यानी एग्रीकल्चर के सहारे अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ता हुआ दिखाया गया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं हम लोग बाबू। हमारे देश में एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट जो है वो डीएक्सेलरेट कर रहा है। भारत के किसान जो है, ठीक है, इंटरनेशनल कंपटीशन के रूप में बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं और हमारे देश की जो सरकार है इज गोइंग टू अहेड विथ रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, पार्टिकुलरली इन इरिगेशन, पावर, रूरल रोड, मार्केट एंड मैकेनाइजेशन। ठीक है, इसमें हमारे देश की सरकार ने अपना एक इंपैक्टफुल रोल प्ले किया है। किसके जरिए? इरिगेशन के साधन को जुटाने के लिए, रूरल रोड्स बनाने के लिए, मार्केट डेवलप करने के लिए और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में मशीनों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि, ठीक है, एग्रीकल्चर को और ज्यादा से ज्यादा बेहतर
किया जा सके। और ऐसी परिस्थिति में जब ये सारी चीजें अच्छे तरीके से हमारे एग्रीकल्चर में इंप्लीमेंट होने लगेंगी बाबू, तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने इकोनॉमी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और अपनी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बेहतर फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक ये नेचर का मार झेलता हुआ एक किसान, ठीक, बारिश काफी ज्यादा बारिश होने के चलते इसकी सारी की सारी फसल जो है वो जमीन में धंस गई है और ये बेचारा परेशान किसान आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो इन सब समस्याओं को खत्म करने के लिए भी हमारे सरकार ने काफी सराहनीय स्टेप लिए हैं। ठीक, आप देखेंगे सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज्ड लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यानी हमारे देश में जनरली एग्रीकल्चर के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी मिलती है उसको कम होने के चलते प्रोडक्शन का कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड डिटरमेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। ठीक है, यानी इंपोर्ट ड्यूटीज का कम करना, ठीक है, ये हमारे देश के एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है जिसको ठीक करना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक, आगे देखेंगे कंट्री फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर। आज के किसान जो है अब बहुत ज्यादा ध्यान एग्रीकल्चर पे देना बंद कर दिए हैं। जनरली लोगों का ये माइंडसेट डेवलप होने लगा है कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर ना होने की वजह से लोग अब दूसरे तरफ शिफ्ट करने लगे हैं और ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, हमारे देश के एम्प्लॉयमेंट में काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है और देश जो है वो इकोनॉमिकली वीक होने की स्थिति में धीरे धीरे बढ़ रहा है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमने अपने डिफरेंट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में आज के क्लास में पढ़ा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि सरकार ने कोशिश तो बहुत अच्छे तरीके से की है कि रिफॉर्म किया जा सके और एग्रीकल्चर को इंपैक्टफुल बनाया जा सके, एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर बनाया जा सके, लेकिन इसमें हमारा भी कुछ रोल बनता है, हमारा भी कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा चलाए गए स्टेप्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके और सरकार ने जो कानून बनाए हैं, जो नियम लागू किए हैं, उनको इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करके हम अपने एग्रीकल्चर को मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। चलिए बाबू, आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ठीक, अगले सेशन में हम लोग अपने अगले चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।